धन्यवाद मीरा मैडम, बहुत अच्छी बात यहाँ पर हमारे सामने रखी है। जो हमारे सारे बहुजन भाई है, बहनें हैं, उनकी कौन सी तकलीफ है, क्या पीड़ा है, उनके बारे में आपके सामने बड़ा जिक्र यहाँ पर किया। तो मैं पैगाम संगठन संस्था की ओर से उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पर आमंत्रित करने जा रहा हूँ जो पंजाब प्रांत से यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, हमारी बहन हरविंदर कौर बहन जी। साथियों, कौर मैडम के बारे में मैं बता देना चाहता हूँ कि वो 15 साल की थी तब से इस प्रकार के कार्य में जुड़ी हुई है। वो यहाँ पर 2 परिवार के लोग यहाँ पर उपस्थित है, जैसे मीरा कुमारी है और उनके पिताजी भी यहाँ पर आए हुए हैं। जैसे ही हरविंदर कौर बहन जी यहाँ पर उपस्थित है, उनके पिताजी भी तेजेंद्र झल्ली साहब भी यहाँ पर मौजूद है। तो ये दोनों परिवारों को हमें बहुत बहुत धन्यवाद देना पड़ेगा कि साथियों, ये सारा अपना काम परिवार देखकर भी यहाँ पर हम समाज को क्या दे सकते हैं, हमारी समाज की क्या पीड़ा है, इस पीड़ा को हम दूर करने के लिए हमारा क्या योगदान हो सकता है, ये अच्छा एग्जाम्पल यहाँ पर हमारे मंच पर उपस्थित है। तो इसके बाद में मैं आमंत्रित करने जा रहा हूँ हरविंदर कौर मैडम जी ने केवल भारत में नहीं, मेरे भाइयों और बहनों साथियों, विदेशों में जाकर, अमेरिका, पाकिस्तान, कनाडा, अलग अलग देशों में जाकर यही पैगाम की बात उन लोगों तक वहां पर पहुंचाने का काम उन्होंने किया है। तो भारत के बाहर जब अमेरिका में गई, कनाडा में गई, जापान में गई, तभी भी उन्हें बहुत अच्छा रिस्पेक्ट मिला और उनकी काम की कदर करते हुए उन्हें वहां पर सराहना गया। तो हम पैगाम संगठन संस्था की ओर से हरविंदर कौर बहन जी को अपनी बात रखने के लिए यहाँ पर आमंत्रित करते। आज उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उनका गला कोई ठीक साथ नहीं दे रहा है, फिर भी मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि बहन जी आप आपकी बात रखें प्लीज। सामाजिक क्रांति के जन्मदाता महात्मा ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, बेसहारों के सहारा, निताणों के ताण, न्योटियों की ओट, न्यासियों के आसरा, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, स्टेज पर विराजमान समाज के इंटेलेक्चुअल साथियों, पंडाल में उपस्थित बुजुर्गों, नौजवानों, माताओं और प्यारे बच्चों, भारत देश में जितने भी महापुरुष हुए उनका एक ही पैगाम था कि हर घर में दिया भी हो और अनाज भी हो। क्या पैगाम था? कि हर घर में दिया भी हो और अनाज भी हो, अगर ना हो ऐसा तो फिर विरोध की आवाज भी हो। हुकूमतों को बदलना कोई बड़ी बात नहीं, हुकूमतों को बदलना कोई बड़ी बात नहीं, हुकूमतें जो बदलता है वो समाज को। साथियों, दुनिया में कोई भी ऐसा देश नहीं है जहां इंसानों को जातियों में बांटा गया हो। जातियां तो पशुओं की और पेड़ पौधों की होती हैं, इंसान को उसकी योग्यता से पहचाना जाता है। पर बदकिस्मत है हम भारत देश के लोग, जब भी इस भारत देश की धरती पर कोई बच्चा पैदा होता है उसके पीछे जाति की लंबी पूंछ लग जाती है। वो जितना मर्जी पढ़ लिख जाए, जितना मर्जी वो धन दौलत इकट्ठा कर ले, जितनी मर्जी वो सूझबूझ हासिल कर ले, मरते दम तक वो जाति की पूंछ उसका पीछा नहीं छोड़ती। और पिछले 1-2 साल से भारत देश का मीडिया जोर जोर से प्रचार कर रहा है कि भारत देश में भ्रष्टाचार है। आप सभी पढ़े लिखे सूझवान साथियों, हमारे पुरखों का गौरवमय इतिहास हमें यह बताता है कि हमारे पुरखों ने ऐसी जिंदगी बसर की
व्यवस्था कहते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इधर किया भ्रष्टाचार। 4 मंजिला इमारत तो बना दी, पर इस मंजिल को कोई सीढ़ी नहीं लगाई, कोई जीना नहीं लगाया। शूद्र समाज में कितना ही कॉम्पिटेंट व्यक्ति हुआ, योग्य व्यक्ति हुआ, उसको स्टेप बाय स्टेप इधर चढ़ने का मौका नसीब नहीं हुआ। और इधर चतुर्वर्णी व्यवस्था के सबसे ऊपर जो सेठ जी, भट्ट जी बैठा था, ब्राह्मण बैठा था, वो कितना भी दुराचारी था, कितना भी बेईमान था, कितना भी धोखेबाज था, उसे किसी ने भी धक्का देकर नीचे ठेरने की हिम्मत नहीं की। इधर हुआ भ्रष्टाचार, जिसके कारण ये भारत देश, जिसको सोने की चिड़िया कहते थे, वो भ्रष्टाचार का कबूतर बन गया। इस चतुर्वर्णी व्यवस्था के कारण जिस भारत देश में दूध की और घी नदियां बहती थी, आज उस भारत देश में नशे की, अफीम और चरस की नदियां बह रही हैं। उसका कारण है इस भारत देश की चतुर्वर्णी व्यवस्था। इस देश में एक राज आया, एक राज चला गया। इस देश की सरहदें बदल गई, पर इस देश के मेहनतकश लोगों की जिंदगी में खुशहाली नहीं आई। हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि रूढ़ी के भी भाग खुलते हैं, कूड़े कचरे के भी जिंदगी में बहार आती है, तब्दीली आती है। अगर कचरे को भी एक जगह इकट्ठा कर दिया जाए तो वो भी खाद का रूप धारण कर लेती है, और वो खाद जब खेतों में पड़ती है तो बहुत अच्छी वनस्पति पैदा होती है और इंसान की जिंदगी में खुशहाली आ जाती है। सूझबूझ साथियों, क्या हम कचरे से भी गए हुए लोग हैं कि हजारों सालों तक हमारी जिंदगी में क्यों बहार नहीं आई? इसका मूल कारण महाराष्ट्र की धरती पर ही आज से 150 साल पहले महात्मा ज्योतिबा फुले ने बताया कि विद्या बिना मती गेली। इस देश की चतुर्वर्णी व्यवस्था ने हमें विद्या के अधिकार से वंचित कर दिया। हमारा ज्ञान का दीपक बुझ गया। इस बुझे हुए दीपक से हम शम्मा रोशन नहीं कर सकते। उसके बाद जो दीपक महात्मा फुले जी ने जलाया, उस दीपक में से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर पैदा हुए। आज से 100 साल पहले जब बाबा साहब इसी महाराष्ट्र के खेड़े में देखकर क्या देखा कि कोई भी नौजवान और बुजुर्ग बाबा साहब को खेड़े में नजर नहीं आया। महिलाओं से पूछा, कहां गए आपके बुजुर्ग और नौजवान? तो महिलाओं ने बोला कि हड्डा रोड़ी के ऊपर जहां मरे हुए पशु। तो बाबा साहब हड्डा रोड़ी के ऊपर जाकर आज से 100 साल पहले क्या देखते हैं कि भारत देश के बुजुर्ग और नौजवान हड्डा रोड़ी के ऊपर लंबी लंबी लाठियां और गरासे लेकर कुत्ते और गिरजों के साथ संघर्ष कर रहे हैं कि ये मरा हुआ जानवर हमने खाना है, आपने नहीं खाना। उस जगह पर खड़े होकर बाबा साहब ने ये बात कही कि मेरे देश के बुजुर्गों और नौजवानों, आपका संघर्ष इन कुत्ते और गिरजों के साथ नहीं, आपका संघर्ष इस देश की चतुर्वर्णी व्यवस्था के साथ होना चाहिए। पर चतुर्वर्णी व्यवस्था किस बला का नाम है? किसे कहते हैं? बुजुर्ग हंस रहे थे, लेकिन उधर से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने हमारे माई बाप बनकर हमारी बाजू को पकड़ा, मरे हुए जानवर खाने वाले लोगों से, और हमें एक आदमी उसकी एक वोट और एक कीमत तक लाकर खड़ा कर दिया और ये बताया कि आज से पहले राजा रानी के पेट से पैदा होता था, लेकिन आज जिसको इस भारत देश के मेहनतकश लोग चुनेंगे वो राजा बनेगा। लेकिन साथ में हमें एक चेतावनी दी कि हजारों सालों के बाद सैकड़ों नौजवानों ने इस देश को आजाद करा
लेकिन सैकड़ों कुर्बानियों के बाद ये देश आजाद हुआ। लेकिन आजादी के बाद भारतीय संविधान के माध्यम से बाबा साहब ने कहा कि सिर्फ राजनीतिक समानता आई है, केवल राजनीतिक समानता। आर्थिक और सामाजिक विषमता है, जितनी जल्दी हो सके इस सामाजिक और आर्थिक विषमता को दूर करने की कोशिश करना। अगर भारत देश के वोटर सामाजिक और आर्थिक विषमता को दूर ना कर सके तो ये बड़ी मुश्किल से जो राजनीतिक आजादी मिली है इसको भी आप लोग खो दोगे। तो आज आधी सदी बाद हम क्या देख रहे हैं? एक तरफ अमीर इतना अमीर है कि उसके कुत्ते और बिल्लियां भी मटन, दूध और बिस्किट खा रहे हैं, और दूसरी तरफ भारत सरकार कहती है कि भारत देश में 45 करोड़ लोग जिनकी एक दिन की आमदन 20 रुपए से कम। दूसरी तरफ योजना आयोग कहता है कि 29 रुपए गांव में और 33 रुपए बॉम्बे जैसे शहर में कमाने वाला गरीब नहीं है। कितना बड़ा मजाक। लेकिन हम कोई रिएक्ट नहीं करते। इससे इसका देश का सेठ जी बट जी हंस रहा है कि ये मुर्दा लोग हैं, ये लोथे हैं, सिर्फ स्टेज पर चढ़कर बातें कर सकती है, लेकिन उससे आगे निकलकर ये लोग कुछ नहीं कर सकते। जहां पर 40 रुपए किलो दूध, 50 रुपए किलो दूध, 40 रुपए किलो चीनी, जहां 60 रुपए किलो भाजी और 100 रुपए किलो दाल हो, वहां 33 रुपए कमाने वाला कैसे गुजारा करेगा? कौन पूछेगा इस देश की सरकार से? और दूसरी तरफ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने कहा था कि भाईचारा पैदा होना चाहिए, नहीं तो ये लोकतंत्र की चिड़िया उड़ जाएगी। कि अगर भारत के एक कोने में किसी के साथ अत्याचार होता है, ज्यादती होती है, अन्याय और शोषण होता है, तो भारत देश के सभी तरफ से उस अन्याय के खिलाफ बगावत होनी चाहिए। अरे भारत को छोड़ो, बॉम्बे को छोड़ो, हमारे पड़ोसी के साथ जब कोई ज्यादती होती है तो हम घर में बैठकर देखते हैं कि आग उसके घर में लगी है, हमारे घर में थोड़ा लगी है। ऐसी क्यों सोच बन गई कि भगत सिंह पैदा तो हो, पड़ोसियों में पैदा हो, अगर पुलिस पकड़ कर लेकर जाए तो हम खड़े होकर खिड़की के सामने ताड़ी बजाएं। तो ऐसे लोग, ऐसा समाज कभी क्रांति नहीं करता। तो इसलिए आज हमें सोचना पड़ेगा कि हम कहां खड़े हैं। आज तथागत गौतम बुद्ध नहीं आएंगे, आज बाबा नानक जी नहीं आएंगे, आज तलवार के धनी गुरु गोविंद सिंह जी नहीं आएंगे, आज कबीर, रविदास, फूले, शाहू बाबा साहब नहीं आएंगे। आज वो हमें बहुत आगे तक ले गए, हमारे महापुरुष। मंजिल बहुत पास है, लेकिन उस मंजिल को भी हम फतेह नहीं कर रहे, क्योंकि हमें डर है कि पता नहीं अगर हम चले मंजिल पर पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे। जिस पंजाब की धरती से मैं आई हूं, उस धरती पर गुरु गोविंद सिंह जी की माता, जिनकी उम्र 82 साल की थी, माता गुजरी। और आज हमारे सभी वक्ता आपसे सोच रहे हैं कि आप संघर्ष की राह पर चलोगे, लेकिन मैं इतिहास आपको बताना चाहती हूं। माता गुजरी ने समाज को ये बोला कि जिस कौम, जिस देश ने अपनी तकदीर को बदलना होता है, उसको बहुत विषम कठिन अखाड़े पर चलना होता है। और उन्होंने सिर्फ कहा नहीं, उस चीज को इतिहास में गौरवमयी अक्षरों में लिख कर दिया। जब गुरु गोविंद सिंह जी अनंतपुर साहब के किले को छोड़कर चले तो मुगल फौजों ने उनको घेर लिया। सरसा नदी उफान पर थी, सारा
सूबे सरहद की कचहरी में जिन बच्चों का इम्तिहान हुआ उनकी उम्र थी 6 साल और 9 साल, जोरावर सिंह और फतेह सिंह। आज 6 साल और 9 साल के बच्चे बहुत जगह में देखे निप्पल से दूध पी रहे हैं, बोतल से। लेकिन माता गुजरी हमारे जैसी डरपोक औरत नहीं थी, सत्य को जानती थी, मान सम्मान किस बला का नाम है इसको जानती थी। और माता गुजरी ने वो 6 साल और 9 साल के मासूम पोतों को ये बात बोली कि अभी आपका इम्तिहान है, आपका टेस्ट है, आपका पेपर है, कहीं देखना सूबे सरहद की कचहरी में जाकर कहीं डोल ना जाना, कहीं खौफ में ना आ जाना, कहीं भय में ना आ जाना, कहीं लालच में ना आ जाना, क्योंकि अगर ये टेस्ट देने के लिए अभी बाबा नानक नहीं है, श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज नहीं है, और तलवार पे धनी श्री गुरु तेग बहादुर जी भी नहीं है, लेकिन उन बच्चों को उनकी दादी माँ ने ऐसे प्यार किया कि सूबे सरहद की कचहरी में जाकर वो मासूम बच्चे पास हो गए। और आज पंजाब में वो सरहद की दीवार जहां बादशाहों के बादशाह, शहनशाहों के शहनशाह भी आकर उधर सजदा करते हैं, ऐसा है गौरवमय इतिहास। अगर हमारे मासूम बच्चे हमें जिले की जात बता रहे हैं, तो आज हम जिंदगी के आखिरी पड़ाव में भी खड़े होकर देख रहे हैं कि कोई हमारी तकदीर बदलने आएगा, कोई तकदीर बदलने नहीं आएगा। सत्कारयोग साथियों, मैं पिछले 1 महीने से नंदेड़ साउथ कंस्टिट्यूएंसी में काम कर रही हूं, लेकिन अपने आप पर ही मुझे तरस आ रहा है, गुस्सा आ रहा है। क्यों आ रहा है? जब मैं उधर हालत देखती हूं, वहां पर जहां गुरु साहब ने अपना अंतिम पड़ाव किया हो, उस कंस्टिट्यूएंसी की जो औरत है जिसने पीरों, पैगंबरों, राइबरों और साइंसदानों को जन्म दिया, किसी भी खेड़े में टॉयलेट नहीं है। और सभी महिलाएं, सभी नौजवान बच्चियां गांव से पहले सड़क पर बैठ जाती है टॉयलेट करने के लिए। कुत्ता भी एक टाइम में पोटी करता है, बिल्ली भी एक टाइम में पोटी करती है, लेकिन उन महिलाओं की हालत ये है कि जब रोड पर वो पोटी कर रही होती है, हरिंदर कौर जैसी जब गाड़ी से उधर चलती है तो उनको खड़े होना पड़ता है, फिर बैठती है, फिर गांव का कोई बुजुर्ग आता देखती है, फिर खड़ी होती है, फिर बैठती है, फिर नौजवानों की टोली आती है, फिर खड़ी होती है, फिर बैठती है। ये हालत उस देश की है जहां हमारे पुरखों ने गौरवमय इतिहास लिखा हो। हमें आजादी थाली में परोसकर मिल गई, बिना फोकट के मिल गई। अगर कुर्बान हुए तो नौजवान हुए, अगर बच्चे मरे तो अम्बेडकर के मरे, अगर बीबी मरी तो अम्बेडकर की मरी। हमें जो चीज फोकट में मिल गई उसका हमें एहसास नहीं है, इसलिए हमें तकलीफ नहीं होती। क्या हमने अपने आप को मर्द कहते हैं? यहां ऐसी हालत हो जहां भारत की औरत जिसने बब्बर शेर पैदा किए हो, जिसने नानक, कबीर, रविदास और बाबा साहब पैदा किए हो, वो भारत देश में एक समय पोटी भी नहीं कर सकती। साथियों, ये महाराष्ट्र की हालत है, महाराष्ट्र की। आप उसी खेड़े से आए हो। एक मंथ से मेरे को बहुत दुख हो रहा है, 1 मंथ हो गया उधर रहते, कि आप जैसे IAS अफसर, PCS अफसर, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, आप क्यों भूल गए अपने बुजुर्गों को? ये मत भूलो। अगर आप आज इधर बॉम्बे में बैठे हो, दुश्मन को हमने इतना ज्यादा छूट दे दी कि जिस घर में बैठे हो, चाहे वो 1 अरब का भी क्यों नहीं है, अगर 10 मुस्टंडे आ जाएंगे तो आपको ये अरबों खरबों की संपत्ति को छोड़कर जाना होगा। इसलिए वक्त का तकाजा है, जागो, हम इंसान हैं और इंसानियत की तरह सारे बिखरे हुए मोतियों को हमें इकट्ठा करना होगा।
अगर आज भी ना जागे तो वक्त हमें कभी माफ नहीं करेगा। संघर्ष तो करना पड़ेगा।